जज साहिबा। जज विभा चौधरी प्रतापगढ़ जिले के सिविल कोर्ट में पदस्थ थीं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर से LLB करने के बाद विभा चाहती तो वहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके मोटी रकम कमा सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं दिल में यह चाहत थी कि न्याय की आशा में बरसों से प्रतीक्षारत गांव और छोटे छोटे शहरों के आम आदमियों को राहत मिले, और यह जिला न्यायालय से ही संभव है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी कहाँ पहुँच पाता है। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यहाँ तो लोगों के मुकदमे पीढ़ियों से चल रहे हैं। विवाद बाबाओं दादाओं के बीच हुआ और मुकदमा पोते पोतियां ढो रहे हैं। एक ऐसी अंधेरी सुरंग जिसका कोई अंत नहीं है, बस पैसे खर्च करते जाओ। इन सब बातों से विभा प्रेरित हुई थी और PCSJ की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर गई। ट्रेनिंग के बाद उसकी यह पहली पोस्टिंग थी। प्रतापगढ़ जिले में पोस्टिंग किसी चैलेंज से कम नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि जिले में न्याय का शासन नहीं है, बल्कि व्यक्ति विशेष का शासन है। इन सब बातों से विभा चिंतित थी, लेकिन उत्साहित भी कि चैलेंज तो है, पर अवसर भी है खुद को सिद्ध करने का, और बिना चैलेंज के जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रतापगढ़ में सिविल जज के रूप में ज्वाइन करने के बाद बड़े उत्साह से उसने कार्य शुरू किया। पहले दिन उसकी कोर्ट में करीब 30 मामले लिस्टेड थे। उसने सोचा था कि वह प्रयास करेगी रोज रोज के मामले निपटते रहें और तारीख कम से कम आगे बढ़ाई जाए, लेकिन शाम तक जो हुआ उसकी आशा के बिल्कुल विपरीत था। 30 में से 28 मामलों में दोनों पक्ष के वकीलों ने सिर्फ तारीख आगे बढ़वाई थी और कुछ न किया था। 2 मामलों में वकीलों ने जिरह बहस की थी और विभा ने उसमें फैसला सुना दिया था। विभा को लगा कि अदालत के मामले इसलिए नहीं पेंडिंग हैं कि सिर्फ काम ज्यादा है और स्टाफ कम, बल्कि इसलिए भी कि मामले सालों साल लंबित पड़े रहते हैं, केवल तारीख ही आगे बढ़ती है। विभा को एहसास हो गया था कि अगर मामले निपटाने हैं, फैसले देने हैं, तो विभा ने उसमें से जानने का प्रयास किया कि उनमें कब से तारीखें दी जा रही हैं। उसने देखा कि 15-15 बार से दोनों पक्षों के वकील लोग तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं। उसने मामले देखते वक्त वकीलों से बोला, वकील साहब, अगली तारीख पर आप लोग गवाही पेश कीजिए और उसी दिन जिरह करके खत्म करिए मामला। यदि कोई पक्ष जिरह नहीं करता है तो मैं उसके बिना ही फैसला देने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। असर हुआ। आप लोग गवाह पेश होने लगे, जिरह होने लगा और फैसले आने शुरू हो गए। 2-3 तारीखों में ही मुकदमे निपटने लगे। जनता के लिए इससे बेहतर क्या होगा। विभा के काम की वजह से वकीलों का सीधे घाटा हो रहा था। हर तारीख में वकीलों को 500 से 2000 की रकम मिलती थी। वह रकम कम होने लगी। वकीलों को लगा ऐसे तो उनका भट्टा बैठ जाएगा। बात बार एसोसिएशन तक पहुंची। निर्णय हुआ कि जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये जज साहिबा सबको कंगाली तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। पर प्रश्न यह था कि ये कैसे हो। विभा चौधरी अच्छा काम कर रही थी, यह सबको पता था। अपने मृदुल व्यवहार से विभा ने सभी को प्रभावित किया था। न्याय व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के कीचड़ में विभा कमल सरीखी थी। विभा के पिता किसान थे। विभा ने बचपन से अपने पिता को हफ्ते दर हफ्ते पेशी ढोते हुए देखा था। विभा को समझ में न आता कि आखिर उसके पिता महीने में कम से कम 2 बार झोला उठाकर क्यों चल पड़ते हैं। किसी न किसी अनाज खरीदने वाले को बुला लेते थे और औने पौने दाम में अनाज को बेच देते थे। विभा के पिता खून पसीने की कमाई का ऐसा हश्र देकर उदास हो जाते। उन्हें बड़ी कोफ्त होती और बड़ा मन करता कि मुकदमा वापस लें, लेकिन फिर मूंछों का सवाल आ जाता।
विभा जब कोई केस देखती तो उसे अपने पिता की परेशानियां और इज्जत बचाने की जद्दोजहद याद आ जाती और वह चाहती कि जितने कम से कम समय में संभव हो वह पूरे केस को निपटा कर फैसला सुना दे। फैसला भी ऐसा हो कि आगे अपील की गुंजाइश न हो। वह हर मामले का विशद अध्ययन करती और हर सूत्र से जानने का प्रयास करती कि वास्तविकता क्या है। कई बार तो उन लोगों में भी चली जाती जहां के मामले होते थे। विभा की मेहनत का ही प्रभाव था कि 6 दशकों से चल रहे मामलों में फैसला होने लगा। अनगिनत लोग राहत की सांस ले रहे थे, विशेषकर गांव के किसान और मजदूर लोग जिनकी चप्पलें घिस गई थी मुकदमों को ढोते ढोते। विभा को एक तरफ तो लोगों की दुआएं मिल रही थी तो दूसरी ओर वह कानून माफियाओं और वकीलों के निशाने पर आ गई थी, जिनकी जेबें नोटों से भरी होती थी। वे खाली हो रही थी। वकील साहिबान अंदर से बिलबिला रहे थे और ऐसी जुगत खोज रहे थे कि विभा को कैसे हटाया जाए। उन्हें लगा कि विभा एक स्त्री है और कुछ लोग उसके चैम्बर में जाकर समझाने वाली धमकी दें तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े। फिर क्या हुआ? एक दिन 10-12 हट्टे कट्टे वकील लोग विभा के चैम्बर में पहुंच भी गए। विभा एक साथ इतने वकीलों को देखकर थोड़ा हड़बड़ाई, लेकिन फिर भी आश्वस्त थी कि इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ कोई बदतमीजी करे। वकीलों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं। उन्होंने विभा के सामने एक छोटा सा ब्रीफ केस खोल कर रख दिया जो नोटों से भरा हुआ था। विभा ने पूछा, यह सब क्या है? वकील बोले, मैडम ये 10 लोगों की 2 महीने की कमाई है, सिर्फ 20 लाख रुपए। मुझे क्यों दिखा रहे हो आप लोग इतनी कमाई? जज साहिबा, जब आप नहीं थी तो हम लोग 2 महीने में 50 लाख कमाते थे। सारे वकील एक साथ बोले। तो ये जो हमारी कमाई में 60% की कमी हुई है उसकी जिम्मेदार आप हैं। आप क्या चाहती हैं कि हमारे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएं? दया कीजिए मैडम। सारे वकीलों ने हाथ जोड़ लिए। अजीब सा दृश्य था। विभा के सामने एक ओर तो भारी भरकम काली कोट पहने वकील लोग खड़े थे तो दूसरी ओर शेष दर्जनों निरीह मजदूरों और किसानों के हाथ जोड़े और आंखों में आशा की रोशनी लिए हुए चेहरे उसके दिमाग के पर्दे पर आ जा रहे थे। उससे रहा ना गया और बोली, 10 लोगों की 2 महीने की 20 लाख कमाई आपको कम लगती है? कभी आपने सोचा है उन ग्रामीणों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में जो अपना खून बेचकर खुद को नीलाम कर आपकी जेबें भरते हैं? प्लीज आप लोग जाइए और न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हजार मामलों को निपटाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है जज साहिबा, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बदतमीजी की कीमत आपको देनी पड़ेगी। सारे वकील एक साथ बोल पड़े। कौन सी बदतमीजी? विभा ने पूछा। विभा की बात को अनसुनी कर सारे वकील विभा के चैम्बर से बाहर निकलकर नारेबाजी करने लगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकीलों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाहर शोर सुनकर विभा चैम्बर से बाहर आई और तमाशा देखकर बहुत दुखी हो गई। उसे लगा, क्या दोगलापन है? क्या यही लोकतंत्र है कि जनता को लूटो और अपनी जेब भरो? और जब न्याय के सिपाही ऐसे हो जाएंगे तो देश की न्याय व्यवस्था कैसी होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। विभा चैम्बर के अंदर वापस आई और चिंतित मुद्रा में बैठ गई। बाहर नारेबाजी जारी रही थी। वकीलों का एक गुट हर वकील की सीट पर जा जाकर नमक मिर्च लगाकर बता रहा था कि जज साहिबा ने किस तरह वकीलों के साथ बदतमीजी की है। सारे वकील धीरे धीरे उत्तेजित होने लगे। जज साहिबा को सबक सिखाने की रणनीति बनने लगी थी। कुछ ऐसे वकील भी थे जो समझ रहे थे कि जज विभा चौधरी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वे तो भ्रष्ट व्यवस्था के घने जंगल में ईमानदारी का उगता पौधा है। सारे वकील एक जगह इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हाथों में तख्तियां ले ली गईं जिससे विभा चौधरी को हटाने की मांग की गई थी। विभा को न्याय व्यवस्था का काला धब्बा कहकर प्रचारित किया जाने लगा। अलग अलग चैनलों पर एक जज द्वारा वकीलों के साथ की जाने वाली बदतमीजी की
ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। प्रतापगढ़ की सारी तहसीलों और न्यायालयों में वकीलों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। एक ईमानदार जज को खलनायिका के तौर पर पेश किया जाने लगा। बार एसोसिएशन ने घोषणा कर दी कि उचित कार्रवाई होने तक हड़ताल चलती रहेगी। अगले दिन अखबारों ने भी एक महिला जज की इज्जतदार वकीलों के संग बदतमीजी की मोटी हेडिंग के साथ खबरें प्रकाशित की। मामला तूल पकड़ चुका था। जिला न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करना उचित समझा और उन्होंने विभा को फोन कर तहकीकात की। विभा ने पूरे मामले को बताया। पूरी बात सुनने के बाद जिला जज बोले, जज साहिबा, मैं जानता हूं आप सही हैं, लेकिन प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। सही होना और सही समझा जाना दोनों में अंतर होता है। आज आपको एक ऐसी जज के रूप में देखा जा रहा है जिसने वकीलों के साथ मिसबिहेव किया है। लेकिन सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, विभा ने स्पष्ट किया। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था साक्ष्यों पर चलती है। साक्ष्य यही बताते हैं कि आप गलत हैं। जिला न्यायाधीश बोले, कौन सा साक्ष्य सर? वहाँ तो मेरे और वकीलों के अतिरिक्त और कोई नहीं था, विभा ने स्पष्ट किया। जज साहिबा, आपका अर्दली, आपका पीए, पेशकार और रीडर और यहाँ तक कि जी सर, विभा सिर्फ इतना बोल पाई। विभा को अपनी बेचारगी पर तरस आ रहा था। न्यायपालिका इतनी कमजोर निकलेगी, इसका एहसास उसे पहली बार हुआ था। वे सपने जो उसने देखे थे, न्याय व्यवस्था में सुधार के, जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने के, सब धूल धूसरित से होने लगे थे। विभा विचारों के सागर में डूब सी गई और उसे एहसास भी न हुआ कि जिला जज साहब लाइन पर हैं। हेलो हेलो की आवाज आई और विभा की तंद्रा भंग हुई। हेलो सर, विभा ने जवाब दिया। विभा, आप वकीलों से माफी मांग लो, सारा मामला शांत हो जाएगा, जिला जज ने सलाह दी। किस बात की माफी सर? विभा, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं होगी, लेकिन मैं बता चुका हूँ साक्ष्य। आप समझने का प्रयास करो, जज साहब ने समझाया। थैंक यू सर फॉर योर कंसर्न, बट आई एम सॉरी सर, कहकर विभा ने फोन रख दिया। वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी। एक अच्छा काम करने वाली, दशकों पुराने मुकदमों को फाइनल करने वाली जज पूरे सिस्टम की आंख का कांटा बन गई थी। वकील, पेशकार, रीडर और यहाँ तक कि अर्दली भी चाहते थे कि जज साहिबा वहाँ से हटा दी जाए। अगर कोई पुलिस विभाग जैसा सिस्टम होता तो अवश्य विभा को लाइन हाजिर कर दिया जाता। विभा के करियर की शुरुआत में उसे सीख मिल चुकी थी, लेकिन विभा एक जीवट महिला थी। हार मानना उन्हें स्वीकार नहीं था। बार एसोसिएशन की चिट्ठियां जिला जज से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी थी, जिसमें विभा चौधरी के खिलाफ अनगिनत अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। अब यह एक साधारण मामला ही नहीं था, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर की समस्या बना दिया गया था। सारे वकील और कोर्ट के कर्मचारी विभा के विरोध में खड़े हो गए थे और इसका असर भी हुआ। हाई कोर्ट का आदेश आ गया। विभा का ट्रांसफर इलाहाबाद में करके उसे मीडिएशन का सचिव बना दिया गया था। न्याय तंत्र का भ्रष्ट तंत्र हाहाकार करते हुए ईमानदारी, पारदर्शिता और न्याय को चिढ़ा रहा था।